हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का ये पेपर आज होने वाला है। आपने अगर आपके पास सोशल साइंस 213 जिसका कोड है, ये सब्जेक्ट है, हिंदी है या इंग्लिश है, तो आप आराम से इस वीडियो को देख लीजिए। आपको दोनों ही मीडियम्स में इस पूरे पेपर को मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ। क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, बहुत सारे हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी आपका सिलेबस बाइफिकेशन जो नया हुआ है, ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट दी क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले देखो बाइफिकेशन ऑफ सिलेबस, जिसमें कि आपका जो सिलेबस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। 40% जो टीएमए में आता है, 60% है जो आपके टर्म एंड एग्जाम या फिर आपके थ्योरी एग्जाम में आता है। अब आपको पढ़ना कौन से चैप्टर्स को है? आपको सिर्फ ये चैप्टर्स जो 60% यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपके आने वाले हैं, वो पढ़ने हैं। टीएमए वाला कोई भी चैप्टर नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। प्लीज कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि टीएमए के भी लेसन वो पढ़ ले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपका आता है ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें 51 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके दो आउटलाइन मैप भी आपको साथ में दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। ऊपर आपको रोल नंबर लिखना होता है, यहाँ पर कोड नंबर वगैरह है, जो बेसिक चीजें हैं आई होप आपको पता होंगी। 213 इसका कोड है। डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, फिर सिग्नेचर्स आएंगे इन्विजिलेटर्स के। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, 15 मिनट का टाइम आपको अलॉट किया जा रहा है टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2:15 से 2:30 का समय, 2:30 बजे तक का समय जो होगा, जिसमें कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर रीडिंग का टाइम दिया जाएगा ओनली। एंड आंसर बुक पे आप कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को समझ सकते हैं और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको आते हैं, जो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, वो सारा टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। देन यहाँ पर भी हिंदी में सेम वही बात लिखी हुई है और यहाँ से आपका मेन पेपर है। ये 3 घंटे का पेपर है आपका और 100 मार्क्स का पेपर है। टू द पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये पेपर काफ़ी मेरे हिसाब से इजी है, क्योंकि इस पेपर में आपको ना बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर्स को ढंग से पढ़ा है तो आराम से आप इस पेपर को सॉल्व कर दोगे। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हूँ। 51 क्वेश्चंस है, सारे कंपलसरी हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी, मैप में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 2 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और 1 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें और वाली चॉइस दी गई है, यानी कि आप या तो ये वाला पार्ट कर सकते हैं इसका या फिर ये वाला, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूरोप विटनेस्ड प्रोफाउंड चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ड्यूरिंग रेनेसेंस, यानी कि पुनर्जागरण काल जब था तो उसके दौरान यूरोप ने कौन से क्षेत्र में गहन परिवर्तन देखे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कल्चरल स्फीयर में, यानी कि जो उसका सांस्कृतिक क्षेत्र था उसमें उसने कई तरीके के चेंजेस देखे यूरोप ने। जैसे कि जो आपके पेंटिंग्स होती हैं उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए, ठीक है। आर्ट जो होता है, कल्चर जो होता है, उसमें काफ़ी चेंजेस उसके आए हैं और इसीलिए कल्चरल स्फीयर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज एसोसिएटेड विद रेनेसेंस इन यूरोप, इनमें से कौन सा काल यूरोप के पुनर्जागरण से संबंधित है? तो क्या वो पीरियड ऑफ डार्कनेस था, पीरियड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, या पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, या फिर पीरियड ऑफ इरेशनैलिटी था? इसका आंसर हो जाएगा पीरियड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। पीरियड ऑफ डार्कनेस वो नहीं था, अंधकार का युग नहीं था, वो था वैज्ञानिक जांच का युग, ठीक है। वैज्ञानिक जांच का युग क्यों था? क्योंकि उस समय पर यूरोप जो है, पुनर्जागरण का मतलब होता है एक नए काल की, इस तरीके की शुरुआत, जिसमें कि एक देश या आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट अलग तरीके से कुछ जो है चीज़ें फेस कर रहा होता है, या आप कह सकते हो कि नई नई चीज़ों के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, ठीक है। उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। और इस काल के दौरान जो है
यूरोप ने अपने कुछ वैज्ञानिक जांचों का युग हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक जांच जो है उस समय पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, 1 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री इज नोन एज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सीधे सीधे तौर पर आपसे औद्योगिक क्रांति का जो काल है वो कौन सा काल है, मतलब पीरियड बताना है, कौन सा टाइम लैप्स था। तो 1750 से 1850 का जो टाइम था वो था हमारा औद्योगिक क्रांति का काल, जिसमें कि उद्योग नए नए लग रहे थे, ठीक है, फैक्ट्रीज जमाई जा रही थी पूरे वर्ल्ड में। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1750 टू 1850। और यहाँ पर आपका ना आप कह सकते हैं फैक्ट्री सिस्टम भी स्टेबलाइज किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स वाज डेवलप्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वही क्वेश्चन आ गया, इंग्लैंड में कौन सा सिस्टम या कौन सी प्रणाली का विकास हुआ था औद्योगिक क्रांति के दौरान। तो इसका आंसर है फैक्ट्री सिस्टम, कारखाना प्रणाली, क्योंकि उस समय पर बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उस समय पर बहुत ज़्यादा नंबर में जो है फैक्ट्रीज चल रही थी, ठीक है, और लोगों को उद्योगों के बारे में जो है पता चल रहा था, वो उससे परिचित हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल, इनमें से कौन दास कैपिटल किताब का लेखक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स की किताब है दास कैपिटल। Next, which one of the following was the first international organization set up in 1920? 1920 में कौन सा पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है द लीग ऑफ नेशंस, द लीग ऑफ नेशंस। कई बार जो बच्चे हैं वो यूनाइटेड नेशंस लगाकर आ जाते हैं, पर ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, जो कि आपका 1920 में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन था जिसमें कई देश एक साथ जुड़े थे। नेक्स्ट, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ मैसूर इन द एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ उसमें मैसूर का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान ने, टीपू सुल्तान ने जो है इनका जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसका नेतृत्व किया था। और इनके पिता भी थे इसमें, इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था हैदर अली, ठीक है, हैदर अली जो है वो भी इसमें शामिल थे नेतृत्व करने में। नेक्स्ट इसी में और दिया हुआ है, हु अमंग्स द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार इन 1793, 1793 में किस अंग्रेज अफसर ने बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने बंगाल और बिहार में एक सेटलमेंट करवाया था, परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहते हैं, जिसके बाद बंगाल का विभाजन भी हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड इन 1920 इन इंडिया, इनमें से कौन सा 1920 में भारत में आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1920 में एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन, जिसमें ये था गांधी जी ने कहा था कि तुम ना मतलब किसी भी प्रकार से जो भी ये तुम्हारे ऊपर अंग्रेज किसी भी प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं तो तुम इस चीज को सहयोग ही मत दो, मतलब तुम सब चीजों से इनके हट जाओ, ठीक है, जिससे कि इनकी सरकार अपने आप ही उसमें पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी और फिर ये शायद हमारे देश से भाग जाए। सबसे पहले 1920 में यही मोमेंट स्टार्ट हुआ था। 7th क्वेश्चन, जनरली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइट अपर एयर करंट्स और जेट स्ट्रीम ब्लो, जेट स्ट्रीम या ऊपरी वायु धाराएं सामान्यतः निम्न में से किस ऊंचाई पर बहती हैं। तो जेट स्ट्रीम या अपर एयर करंट्स जो हैं वो 12,000 मीटर अबव द सी लेवल, 12,000 मीटर्स अबव द सी लेवल जो है बहती हैं, ठीक है, समुद्र तल से 12,000 मीटर ऊपर। 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, अब ये आ जाता है आपका मैप, इसमें मैप वाले काफी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैप का वो है, इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द माउंटेन पीक मार्क्ड एज ए। यहाँ पर ना आपको एक माउंटेन पीक यानी एक जो है मार्क करके दे दिया, आपको बताना है कि ये कौन सी पर्वत चोटी या पर्वत श्रृंखला है।
तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। यहाँ पर आपकी पड़ती है कंचनजंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है मैप में लिख देंगे और ये मैप आपको आपकी आंसर शीट के साथ अटैच करके देना होगा। अब इसको ज़रा मैं ध्यान से आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। आपके जितने भी माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई बार आपका जो है मैप में क्वेश्चन आ जाता है। सो आपकी यहाँ पर मैंने दिखाई थी, ये वाली पीक आपकी दी हुई है कंचनजंगा है, ये जो सबसे हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है भारत में। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आप कह सकते हो सबसे बड़ी चोटी वो है कंचनजंगा। ठीक है, और हाईएस्ट सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो है K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के द्वारा K2, और ये पड़ती है आपकी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी लद्दाख में। ठीक है, यूटी ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वहाँ पर। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, एक तो ये देखो गिरनार। ठीक है, ये आपकी गुजरात में हाईएस्ट है, गुजरात की सबसे बड़ी। उसके बाद भी मतलब बेसिकली ये सब आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये यहाँ पर आपको मिलेगी माउंट आईएसओ, जो कि मणिपुर की हाईएस्ट है। मतलब यहाँ पर बेसिकली इस मैप में जो हाईएस्ट है वो दिखाई गई हैं। और एक मिनट, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी और नंगा पर्वत। ठीक है, तो इनके बारे में आप देख लो। देखो यहाँ पर नंगा देवी जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पर? इस एरिया में नंगा देवी पड़ती है। अब आप बताओगे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, कमेंट में आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो कहाँ पड़ती है। ठीक है, बाकी ये सब आप प्लीज ध्यान से देख लेना। त्रिशूल जो है वो भी उत्तराखंड में है, और इसके अलावा सतोपंथ ये भी उत्तराखंड में इधर पड़ता है। उत्तराखंड में कई सारी चोटियां हैं, मतलब ऊपर वाला जो ये एरिया है यहाँ पर कई सारी हैं, और इस तरफ का जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का, इस तरफ भी कई सारी चोटियां हमारी पड़ती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो ये वाला जो था इसका आंसर था कंचनजंगा। ओके, अब हमारा जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन दिया गया है जिनको कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता। सो मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, पेपर में आपको नहीं करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस रन पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी के समांतर चलती है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसको बताने से पहले आप देखो ये वाला मैप। देखो, पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने। तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल, या फिर जैसे हिंदी में बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी है हमारी। और बंगाल की खाड़ी के पैरेलल अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये वाला जो है एरिया, ये है आपका ईस्टर्न घाट्स, यानी कि ये आमने सामने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न घाट्स या फिर पूर्वी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। मैप से आपको जल्दी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आउटलाइन मैप का ही है। इसमें आपको दो रिवर्स बतानी है जो कि ईस्टवर्ड फ्लो करती है ईस्टर्न घाट्स में। ईस्टर्न घाट्स में पूर्वी घाट में जो बहने वाली दो नदियां हैं उनके आपको नाम बताने हैं, और वो दो नदियां आपको यहाँ पर दी गई हैं। एक यहाँ पर ये वाली नदी और एक ये वाली नदी। तो ये कौन सी नदियां हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप मैप में यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो इस जगह से जो नदी बह रही है, यहाँ से जो नदी बह रही है वो है आपकी ये कृष्णा। ठीक है, ये वाली है आपकी कृष्णा, और एक नदी आपकी बहती है यहाँ पर महानदी। ठीक है, महानदी और कृष्णा इसका आंसर हो जाएगा। महानदी और कृष्णा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर कृष्णा बह रही है और ये जो महानदी है यही यहाँ से निकल कर आ रही है, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा महानदी और ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी। हालांकि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से गोदावरी नदी इस तरीके से आती है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आ रही है आपकी गोदावरी नदी, और यहाँ से इस तरीके से आपकी आ रही है जो है महानदी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े।
ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर जो होती है, सबसे पहले है तापी। तापी क्या ऑप्शन में है, तापी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। उसके ऊपर वाली हम देखेंगे, उसके ऊपर बहती है नर्मदा। आपको ये तो पता ही होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट से पूछी है इसलिए तापी होता, अगर ऑप्शन में होता। ऑप्शन में तापी नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। सो नर्मदा नदी इसका आंसर है। और उसके ऊपर आपकी माही नदी भी बहती है, लेकिन उससे पहले नर्मदा बहती है वेस्ट में, ठीक है, इसलिए नर्मदा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द हिल ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू मार्क्ड एज ए। यानी कि भारत के एक जो दिया गया रेखा मानचित्र है उसमें जो ए है, ए दिया गया है एक प्रायद्वीपीय पठार, तो वो कौन सी पहाड़ी है वो आपको बताना है। इसका आंसर है अन्नामलाई हिल्स, और यहाँ पर ये ए दिया हुआ है आपका। सो ये आपका ये जो पार्ट है ना, ये है अन्नामलाई हिल्स, जो कि आपका पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखो ध्यान से, एक मिनट मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी बना देती हूँ इसको। ये देखो अब, तो ये आपका यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका ये है अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, अन्नामलाई हिल्स। उसके ऊपर आपके नीलगिरी हिल्स है, और भी कई सारी हिल्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा अन्नामलाई हिल्स। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, इनमें से कौन सा पठार सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा है। इसका आंसर तो है मालवा प्लेट्यू, ठीक है, मालवा पठार जो है वो इसका एक हिस्सा है। दक्कन प्लेट्यू जो है वो खुद एक, दक्कन पठार खुद एक अलग वो हो जाता है, तो ये तो ऑप्शन में है लेकिन ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसका आंसर है मालवा प्लेट्यू। मैं दिखाती हूँ कैसे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये मालवा प्लेट्यू है, ये यहाँ से ये पूरा ऐसे करके मालवा प्लेट्यू है, बिल्कुल अलग है ये सेंट्रल हाईलैंड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका दक्कन प्लेट्यू, ये बिल्कुल अलग है। सेंट्रल हाईलैंड्स जो बीच में हाईलैंड्स है ना, बीच में जो हाईलैंड्स है भारत के, उसमें आपका पड़ता है मालवा प्लेट्यू, ठीक है। जो दक्कन प्लेट्यू है ये आपका पड़ता है नीचे, मतलब साउथ की तरफ पड़ता है। सो इसका आंसर मालवा प्लेट्यू इसीलिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द माउंटेन रेंज मार्क्ड एज एम। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज दी हुई है एम मार्क करके। अब आपको बताना है कि ये कौन सी माउंटेन रेंज है। शिवालिक श्रृंखला है, ये अरावली श्रृंखला है, गिर श्रृंखला है, या सतपुड़ा श्रृंखला है। तो इसको देखो, ये यहाँ पर आपकी दी हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा गिर रेंज, ठीक है। गिर श्रृंखला है वो आपकी, जो कि गुजरात में पड़ती है। और भी कई सारी रेंज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपकी गिरनार है, ये आपकी ऊपर कच्छ हिल्स पड़ती हैं। और अगर हम पीछे यहाँ पर देखें यहाँ पर भी आपकी कई सारी हिल्स आपको दिखाई देंगी, जैसे कि सतपुड़ा रेंजेस जो हैं वो यहाँ पर आपकी पड़ती हैं, ठीक है। अरावली रेंजेस यहाँ पर आपकी पड़ती हैं, ये आपका गिर रेंजेस वाला पार्ट है। ये आपको चीज़ें ना पता होनी चाहिए। और कौन सी एक रेंज रह गई, अरावली। शिवालिक, शिवालिक आपकी कहाँ पड़ती है, शिवालिक आपकी पड़ती है ऊपर इस साइड को, ठीक है। अभी दिखा देती हूँ। शिवालिक आपकी यहाँ पर पड़ती है ग्रेट हिमालयास के इस तरफ जो है शिवालिक आपकी पड़ती है। देखो ये रही शिवालिक रेंज, ठीक है, ये पूरी आपकी शिवालिक रेंज है। समझ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिर श्रृंखला या फिर गिर रेंज। ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं गिर रेंज। और इसके जस्ट ऊपर आपका पड़ता है यहाँ पर गिरनार, ठीक है, गिरनार। और यहाँ पर आपकी पड़ती है क्या, आपकी कच्छ हिल्स, यानी कि जो कच्छ की पहाड़ियां हैं वो यहाँ पर पड़ती हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लें,
वही सेम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, लेकिन हमें सारे क्वेश्चन करने हैं तो हम ये भी देख लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द माउंटेन रेंज ऑफ राजस्थान एंड नियर अबाउट एरिया। राजस्थान में इनमें से कौन सी रेंज पड़ती है? शिवालिक, अरावली, गिर या सतपुड़ा? तो अभी अभी जस्ट हमने देखा था कि अरावली रेंज, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, ये आपकी अरावली रेंज है, ये आपका गुजरात का हिस्सा है, ये आपका पूरा राजस्थान का हिस्सा है। तो अरावली रेंज किसके अंदर आती है? राजस्थान और उसके आसपास के जो रेंजेस है, जो उसके आसपास के हिस्से हैं, यहाँ तक पूरी अरावली रेंज आती है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरावली रेंज, जो कि आपकी पड़ती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अ राइट मीन्स टू अ पर्सन, यानी कि एक अधिकार का एक व्यक्ति के लिए क्या अर्थ होता है? सिलेक्ट द राइट टर्म फ्रॉम द बिलो, यानी कि आपको एक उचित शब्द बताना है, एक अधिकार का क्या मतलब होता है। इसके लिए देखो इसकी स्टेटमेंट जो कि आपकी बुक में दी हुई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मैम आप ना हमें नहीं बताती कि ये बुक में से लिया है कहाँ से। तो आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो प्योरली आपके बुक में से लिए जाते हैं। So rights are defined as claims of an individual that are essential for the development of his or her own self and that are recognized by society or state. Rights यानी अधिकार को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि वो एक व्यक्ति का क्लेम है, एक इंडिविजुअल का क्लेम है जो कि उसको दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज उसके डेवलपमेंट के खिलाफ हो रही है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। और वहीं अगर ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड टू डू, यानी कि ऐसा ड्यूटी जो है वो एक ऐसे टर्म है जिसको आप कह सकते हो जिसको करना या जिसका होना अति आवश्यक माना जाता है, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? क्लेम। हमने अभी अभी देखा था ना, राइट क्या होता है? एक इंसान के लिए क्लेम, एक दावा होता है जो कि वो अपने जो भी अपने डेवलपमेंट है उसके लिए उठा सकता है। और वहीं अगर ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी के लिए उसने क्या वर्ड यूज किया था? रिक्वायर्ड, जो आवश्यक हो, जो आवश्यक हो और जो हमें दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स आर, तो जो हमारे मूलभूत अधिकार है ना वो हमें जस्टिएबल यानी न्याय के योग्य होते हैं, जिनके खिलाफ अगर कोई फंडामेंटल राइट्स हमारे गलत इस्तेमाल कर रहा है या हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और उसके लिए हमें न्याय भी मिलेगा। तो इसीलिए ये जस्टिसिएबल है। समर्थनीय है ये नहीं होगा, उत्तरदायी ये भी नहीं होगा, दोष सक्षम है ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा न्याय के योग्य। इसी में और में दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आर्टिकल 21A इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका मतलब ये है कि आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूलभूत जो मूल अधिकार दिए जाते हैं उसमें एक नया अनुच्छेद बनाया गया था 21A, उसके अनुरूप किस वर्ष में जोड़ा गया। सिंपल सी बात है कि आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो पहले आपके उसमें नहीं था, ठीक है। पहले आपका सिर्फ आर्टिकल 21 था, उसमें नया आर्टिकल नया उसमें संशोधन करके 21A बनाया गया। 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार दिया गया जो कि आपका दिया गया था 2002 में, ठीक है। शिक्षा के अधिकार में 14 से 16 साल नहीं सॉरी 14 साल तक बच्चे को जो है 8वीं कक्षा, जैसा कि आपको पता होगा 8वीं कक्षा तक एक बच्चे को पर्याप्त शिक्षा दी जाए, ठीक है, जो बिल्कुल निशुल्क हो यानी फ्री हो, ठीक है, और उसके साथ सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाए शिक्षा रिलेटेड। सो ये आपका 2002 में हुआ था। इसमें ना बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन था, तो वो 86वां संशोधन था और नया आर्टिकल जो जोड़ा था उसका नाम हमने रखा है 21A, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल कम्स अंडर विच पावर ऑफ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, यानी आपको पता होगा गवर्नर के पास जो है राज्यपाल जो होता है उसके पास कई पावर्स होती है, उसके पास कई शक्तियां होती हैं। तो उसमें एडवोकेट जनरल जो होता है उसकी नियुक्ति कौन सी शक्ति के अंतर्गत आती है? तो ये आती है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर, यानी कार्यकारी शक्ति के अंदर ही आपकी आती है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर विच पावर्स ऑफ अ गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट, और वहीं पे अगर भारतीय राज्य के
राज्यपाल द्वारा राज्य के वित्तीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हो तो वो किसके अंतर्गत आएगी, कौन सी शक्ति है, वो आपकी है फाइनेंशियल पावर, यानी वित्तीय शक्ति है उसकी। ठीक है, वित्तीय शक्ति में वो फाइनेंस रिलेटेड जितने भी नियुक्ति होती हैं या जितने भी उनके काम होते हैं वो करता है। और कार्यकारी शक्ति में जो बेसिक काम होते हैं जिसमें एडवोकेट जनरल की नियुक्ति आती है, ठीक है, तो वो आएगी। नेक्स्ट है हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा की बैठकें जो होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उनकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई भी लोकसभा की मीटिंग होती है, जैसा कि हमारे उसमें आता है, तो वहां पर एक कुर्सी लगाई जाती है जिसपे एक स्पीकर होता है जो बोलता है। अभी आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो अभी प्रेजेंट में हमारे लोकसभा का स्पीकर कौन है, अभी प्रेजेंट में हमारी लोकसभा का स्पीकर कौन है, जिनकी जो है कई सारी मीम्स वायरल होती रहती हैं विद जया बच्चन। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है। तो ये काम जो होता है वो स्पीकर का होता है, सारी बैठकों की अध्यक्षता को करना। नेक्स्ट है हु सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए और जनता की सरकार है। ये किसने कहा था, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता की और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मस्ट फॉर डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है पूछा गया। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अगर लोकतंत्र है लोगों का तंत्र, उसमें लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो क्या चलेगा, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। पीपल सेटिस्फैक्शन, अब लोकतंत्र बनाया किस लिए गया है, लोगों की या जनता की संतुष्टि के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी जरूरी है। इसमें पूछा है क्या जरूरी नहीं है। पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी, राजनीतिक और सामाजिक समानता, अगर राजनीतिक या सामाजिक समानता नहीं दी जाएगी लोगों को तो क्या वो लोकतंत्र कहलाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, बी, अनिवार्य सैनिक सेवा, ऐसा जरूरी नहीं कि कंपलसरी मिलिट्री सर्विस दी जाए लोकतंत्र में, तो इसीलिए इसका बी आंसर है। ठीक है, वो आपका सिक्योरिटी उसमें आता है, जो एक कंट्री की सिक्योरिटी है उसमें। कंसीडर द फॉलोइंग, आपको कुछ ना आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम जीडीपी कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आपको इन चारों को आपने पढ़ लिया। अब आपको क्या बताना है, द इंडिकेटर्स रिटन अबव आर यूज्ड टू मेजर विच टाइप ऑफ अंडर रिटन डेवलपमेंट। अब आपको ये बताना है कि जो आपके ऊपर दिए हुए संकेतक है ये कौन से विकास के अंदर आते हैं और ये कौन से विकास का एक मापन के रूप में प्रयोग होते हैं। पहले तो इनका मतलब समझो। जीडीपी का क्या मतलब होता है, जीडीपी एक कंट्री की आप कह सकते हो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर, एक देश के अंदर दिए जा रहे हैं, लास्ट में या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसका कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, वो आपका जीडीपी होता है। मतलब हमारे देश में कितने गुड्स, हमारे देश में कितनी चीज़ें बन रही हैं, कितनी सेवाएं दी जा रही हैं, एक प्रॉपर ईयर, मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर है, एक साल का समय है, उस बीच में कितनी उसकी वैल्यू निकल कर आ रही है, वो एक देश की जीडीपी कहलाती है। ठीक है, ये वर्ड तो आपने सुना भी होगा कि उस देश की इतनी जीडीपी है तो वो बहुत आगे है। जैसे यूएसए की बात करें तो उसकी हाई जीडीपी है, तो इसीलिए वो देश डेवलप्ड है। ठीक है, जीडीपी दिखाती है डेवलपमेंट को। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि जीवन प्रत्याशा दर होती है। ये क्या होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये देखती है कि एक देश में कितने उम्र तक जो है लोग जी पाते हैं। ठीक है, कितनी एक वो उम्र है जिसमें कि लोग मतलब एक मैक्सिमम जो है एज कितनी है लोगों के जीने की। और ये पता है क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि एक देश में कितनी हेल्थ को लेके जागरूकता है। ठीक है, कितने अच्छे उनके बेहतर हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके सेवाएं हैं, जिससे कि लोग में ज़्यादा
मर रहे हैं या कम मर रहे हैं, तो वो चीज़ होती है इसमें। लिटरेसी आप सभी को पता है, साक्षरता दर यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं एक देश में। लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं, कितने लोग रोजगारी हैं। तो ये जो है ना, ये आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, मानव विकास के अंदर, जिसको आप HDI के नाम से भी जानते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हर साल निकाला जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कौन सा देश आगे चल रहा है, कौन सा देश पिछड़े स्तर पर है। सो ये आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज अ मेन पार्टिसिपेंट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मुख्य प्रतिभागी था। तो इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी जो था ना, वो आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ही प्रतिभागी था। अब अगर हम बात करें टर्की की, तो टर्की जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इसीलिए टर्की भी आया था। डेनमार्क भी आपका दोनों में नहीं था और ऑस्ट्रिया भी दोनों में नहीं था। सिर्फ जर्मनी ऐसा देश है जो कि दोनों ही वर्ल्ड वॉर्स में प्रतिभागी था। नेक्स्ट क्वेश्चन वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, कुछ आपको टर्म्स दी हुई हैं, इन पर विचार करना है और फिर आपको बताना है कि इनमें से जो ऊपर दी गई फ्रीडम्स हैं वो आपके सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग, जो नई अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर आती हैं या नहीं। तो फ्रीडम फ्रॉम मिलिट्री डेंजर्स यानी सैन्य खतरों से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम हंगर भूख से स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स सशस्त्र झगड़ों से स्वतंत्रता, या फ्रीडम फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पर्यावरणीय क्षय से स्वतंत्रता। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने की है, न्यू अंडरस्टैंडिंग बतानी है सिक्योरिटी की। तो जो पहली जो एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें आप ये कह सकते हो कि उसमें बोला जाता था एक देश में सिक्योरिटी या एक देश में सुरक्षा तभी मानी जाएगी जब वहाँ के लोग किसी भी प्रकार के मिलिट्री डेंजर, सैन्य खतरे जो हैं या सैन्य थ्रेट्स जो उनको दिए जाते हैं उससे सुरक्षित हैं, तो तब वो सुरक्षा मानी जाती है। लेकिन अब नई अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं है। अब बोला गया है कि अगर लोग भूख से तो स्वतंत्र हैं और वहाँ का पर्यावरण जो है उसका ह्रास नहीं हो रहा है, वहाँ स्वतंत्रता है, तभी वो स्वतंत्रता मानी जाएगी नए अंडरस्टैंडिंग में। सो इसका आंसर है सेकेंड एंड फोर्थ, जहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब ये आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन 21 से। यहाँ पर ना आपको, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा या फिर आप थोड़ा सा भी दिमाग अपना लगाएंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ डैश ऑल्सो फाउंड एक्सप्रेशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ रेनेसेंस आर्टिस्ट वर इन द फील्ड ऑफ डैश। डैश की धारणा को कला और साहित्य के क्षेत्र में भी अभिव्यक्ति मिली। पुनर्जागरण कलाकारों की सबसे बड़ी उपलब्धियां डैश के क्षेत्र में थी। तो अगर आप देखोगे तो आपसे बेसिकली यहाँ पर आपने अगर पेपर को उसमें ध्यान से उस चीज़ों को पढ़ा होगा तो आपको पता चला जाएगा चैप्टर्स में। सो यहाँ पर आप लिखोगे ह्यूमनिज्म या फिर मानवतावाद। मानवतावाद की जो भावना थी ना, धारणा थी, वो कला और साहित्य के क्षेत्र में अभिव्यक्त दिखती है। और सबसे ज्यादा जो पुनर्जागरण काल का असर पड़ा वो पड़ा था आपकी पेंटिंग पर, ठीक है। फील्ड जो है वो आपकी है पेंटिंग या फिर चित्रकला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका असर पड़ा था, ठीक है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको chapters की knowledge हो। The spirit of Dash also marks the rise of nationalism in Europe. People now begin to free themselves of medieval dash restriction and bonds. डैश की भावना जो है वो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के उदय को भी परिलक्षित करती है। लोगों ने अब स्वयं को मध्यकालीन डैश प्रतिबंधों तथा बंधनों से मुक्त करना प्रारंभ कर दिया था। सो इसका आंसर हो जाएगा, देखो, रेनेसेंस की जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस, यानी अगर आपको स्पेलिंग ना आए तो ऊपर आपकी ये स्पेलिंग दी हुई है यहाँ पर, रेनेसेंस, ठीक है। यानी जो एक पुनर्जागरण की जो भावना थी ना, पुनर्जागरण की भावना यूरोप में जब से वो आई थी तब से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। और अब लोगों ने मेडिवल जो रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस होते थे, मतलब जो धार्मिक उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते थे, वो सब उन्होंने अब मानने बंद कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, वाई डेड यूरोप। अब इसमें ना दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, दो कोई भी क्वेश्चन कर लो, 2 नंबर का है, मतलब एक एक मार्क्स मिलेगा। वाई डिड यूरोपियंस डिस्कवर न्यू लैंड्स ड्यूरिंग रेनेसेंस पीरियड, यानी कि पुनर्जागरण काल जो था उसके दौरान यूरोपीय लोगों ने नई भूमियों की खोज क्यों की थी। तो सबसे मतलब जो रेनेसेंस पीरियड था ना, वो यूरोपीय लोगों के लिए एक आप कह सकते हो इसका असर आपके इंडिया पर भी पड़ा, इसका असर काफ़ी कंट्रीज़ पर पड़ा।
यूरोपीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये साबित हुआ रेनेसेंस पीरियड। इस पीरियड के दौरान उन्होंने नई नई भूमियों की खोज की, जहाँ पर वो ट्रेड करते थे, जहाँ पर वो कई सारी चीज़ें जो हैं वो किया करते थे। तो इसका आंसर देख लो कि उन्होंने नई नई चीज़ों की खोज क्यों की, नए मार्गों की खोज क्यों की। फॉर न्यू ट्रेड रूट्स, सबसे पहले तो उनको नए व्यापार मार्ग चाहिए थे, ठीक है। वो अपने मार्गों को, जैसे मैंने बताया, पुनर्जागरण में उन्होंने नई नई चीज़ें जो हैं वो खोजने की जो है एक रीति होती है। तो उस पे उन्होंने अपने व्यापार को दूसरी कंट्रीज तक ले जाने के लिए ट्रेड रूट्स को या व्यापार मार्गों की खोज की, जिसमें कि खासकर मसाले और सिल्क के लिए उन्होंने जो है ये किया, ठीक है, स्पेशली फॉर स्पाइसेस एंड सिल्क एंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस ऑल्सो। और कुछ राजनीतिक कारण भी थे जिसमें कि जो इसमें शामिल थे, जिससे कि वो नए नए व्यापार मार्ग ढूंढ रहे थे। राजनीतिक कारण ये थे कि हम, जैसे कि एक यूरोप जो है, वो जो मतलब वो चाहता था कि बाकी जितनी भी कंट्रीज है ना, उन पर भी उसका राज हो जाए, ठीक है, उसकी राजनीति बढ़े और फैले। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि इसीलिए उसने नए व्यापार मार्गों की खोज की होगी। वाई डिड यूरोपियंस वांट टू ट्रेड विद ईस्ट ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय लोग जो थे वो पूर्व के साथ व्यापार क्यों करना चाहते थे? तो वो करना, उसकी कई कारण है, मैनी रीजंस वर देयर फॉर देम टू ट्रेड विद ईस्ट। लाइक, सबसे पहला कारण है एक्सेस टू वैल्यूएबल गुड्स। वो चाहते थे कि ईस्ट के साथ वो लोग अपने व्यापार को बढ़ाएं, ताकि जितनी भी मूल्यवान वस्तु है उन तक उसकी पहुंच हो जाए। अब जैसे भारत है, अभी फिलहाल में वो कई सारे जो है देश उनके साथ ट्रेड कर रहा है। जैसे श्रीलंका का एक बहुत बड़ा मतलब हम एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है इन द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका। कैसे? हम उनके साथ ट्रेड करते हैं और हम उनको प्रोवाइड करते हैं गुड्स, ठीक है, जिससे कि उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ती है और साथ पे हमारी भी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। तो इस चीज़ को, इस जो चीज़ है, इसको आप कह सकते हो कि वो हम नई नई मूल्यवान वस्तुओं तक पहुंच जाते हैं। वो लोग भी हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं और उनसे भी, उन्हें भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी फ़ायदा हो रहा है। तो वैल्यूएबल गुड्स यूरोप में चाहते थे ईस्ट से मिले, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जो है वो पहुंचे। नेक्स्ट, टू स्टेबलाइज न्यू मार्केट, वो सबसे पहली बात, तो सबसे बड़ी बात है ये कि वो नए बाजार जो है उनकी स्थापना करना चाहते थे। यानी कि वो चाहते थे कि जो उनका मार्केट है, जो उनका पूरा व्यापार है, वो ना अब उनके देश तक सीमित ना रहे, वो दूसरे देशों तक भी पहुंचे, ठीक है। इसीलिए वो नए नए बाजारों की स्थापना कर रहे थे हर एक देश में। एडवांसमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया में भी कई यूरोप के बाजार लगे थे। एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि परिवहन में भी प्रगति होगी। अब अगर हम दूसरे देश में जाकर अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उससे हमारे ना, मतलब उस देश के भी हमें नई नई ट्रांसपोर्ट टेक्निक का पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे मुझे उस टाइम पे तो इतनी बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स नहीं थी, ना ही इतने बढ़िया हवाई जहाज़ वगैरह शायद ही हुआ करते थे। तो उस समय पे उन्होंने नए नए मार्ग खोजे, जैसे कि उन्होंने सी रूट्स खोजे। सी रूट्स यानी कि जो समुद्र के रूट्स थे, समुद्र के रास्ते थे, वो खोजे उन्होंने। तो इसीलिए नए नए परिवहन मार्ग उन्हें देखने को मिले और उसमें प्रगति हुई, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अब इसमें से कोई दो करने थे, लेकिन मैं आपको तीनों करवा रही हूँ सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय लोग पूर्व के लिए सीधे व्यापारिक रास्ते क्यों खोज रहे थे? मतलब जो यूरोपियंस थे वो डायरेक्ट ट्रेड रूट्स क्यों खोज रहे थे ईस्ट तक जाने के ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? तो वो डायरेक्ट ट्रेड रूट्स इसीलिए खोज रहे थे ताकि मतलब डायरेक्ट ट्रेड रूट्स में आता है आपका सी रूट, ठीक है, जो आपका समुद्र वाला रास्ता होता है। वो इसलिए खोज कर रहे थे ताकि उनकी डिमांड्स जो थी कॉटन की, सिल्क की, स्पाइसेस की, वो बढ़ रही थी, ठीक है, जिससे कि बहुत बढ़िया कंपटीशन उनको मिल रहा था और बहुत सारे प्रॉफिट्स भी मिल रहे थे। और इसके अलावा वो लोग ना बहुत तेज थे। मतलब कैसे? वो लोग ना दूसरी कंट्रीज में जाते थे और अपने कुछ कुछ उनकी कंट्रीज का लैंड का जो हिस्सा, जो उनकी जमीन होती थी, उनको हथिया भी लेते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया आए, ठीक है, वो अपना जितना भी कच्चा माल वगैरह जो भी लेकर आए, वो उन्होंने वहाँ पर अपने इंडिया में फैक्ट्री डाल ली। अब जिस प्लेस पर उन्होंने फैक्ट्री डाली, उसको धीरे 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 करके उन्होंने सरकार से खरीद लिया, ठीक है। ऐसे करते करते उन्होंने उस ज़मीन को अपने नाम करवा लिया या अपनी एम्बेसी के नाम करवा लिया। अब
जो इंडिया का पार्ट जो सरकार का हुआ करता था वो उनका हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्लेम करना स्टार्ट किया लैंड फॉर देयर कंट्री। ठीक है। यूरोपीय लोग पूर्व के लिए सीधे व्यापारिक रास्ते खोज रहे थे क्योंकि कपास, सिल्क और मसालों की मांग में वृद्धि हुई थी, जिसने अधिक प्रतिस्पर्धा तथा लाभ को बढ़ावा दिया। वे अपने देशों के लिए नई जमीनें भी हथियाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 आपका, यही सेम उसी तरीके से वही पैटर्न है, 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 2 नंबर का है। व्हाई इज द रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन रेफर्ड टू एज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन? ब्रिटेन की जो क्रांति है उसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्रांति में किसी भी प्रकार का ब्लड या खून जो है वो नहीं बहा था, और इसके अलावा इसमें किसी मतलब ये एक ऐसी क्रांति है जिसमें किसी भी प्रकार से वॉर नहीं हुई थी। ठीक है। इसका अगर आप आंसर लिखोगे तो लिखोगे द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688, 1688 में ये क्रांति की गई थी जो कि इंग्लैंड में हुई थी। और इसको ग्लोरियस इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इस क्रांति में किसी भी प्रकार का ब्लडशेड या वॉर नहीं हुई थी, और इससे काफी सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए थे। गौरवपूर्ण या गौरवशाली क्रांति जो 1688 की इंग्लैंड में हुई थी, इसे गौरवपूर्ण इसीलिए कहा गया क्योंकि यह बिना रक्तपात या युद्ध के समाप्त हुई थी और महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भी लाई थी। और इसने है ना कई सारे इफेक्ट्स डाले थे बाकी वर्ल्ड के ऊपर कि किस तरीके से हम पीस को बढ़ावा दे सकते हैं और चुपचाप भी क्रांति कर सकते हैं। Why did the King James II of England have to leave his throne? इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स द्वितीय, उनको अपना सिंहासन क्यों छोड़ना पड़ा? थ्रोन मतलब सिंहासन। तो जो पार्लियामेंट है ना, किंग जेम्स को पार्लियामेंट ने रिमूव किया था। क्यों किया था? सबसे पहले कारण इसका था कि उन्होंने एक महंगी स्थायी सेना का निर्माण किया था जो कि उस समय पर वो लोग नहीं मतलब सहन कर पा रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा खर्चा उस महंगी स्थायी सेना के निर्माण में आया जो कि किंग जेम्स सेकंड ने स्टार्ट करवाई थी, जो देश के लिए काफ़ी महंगी पड़ी। और इसके अलावा वो ना मतलब किंग जेम्स सेकंड जो था वो कैथोलिक यानी आपके जो क्रिश्चियन वगैरह होते हैं उस धर्म से रिलेटेड उस धर्म को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे रहा था, जिससे कि लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी। और इसीलिए पार्लियामेंट ने एट द एंड किंग जेम्स सेकंड को रिमूव कर दिया फ्रॉम द थ्रोन इन द फेवर ऑफ हिज डॉटर मैरी सेकंड एंड हस्बैंड विलियम थर्ड, जो कि प्रिंस था ऑरेंज का। ठीक है। So this was your answer. Next और last question है, why did King James II lose support of his countrymen? राजा जेम्स द्वितीय जो था उसने अपने देशवासियों का समर्थन क्यों खो दिया था? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तो पहली बात उसने महंगी सेना खड़ी करी, उस वजह से भी लोगों से उसकी नाराजगी बढ़ी थी। और इसके अलावा उसकी ना कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज थी। मतलब राजा जेम्स ने कई सारी अलोकप्रिय नीतियां लेकर आया वो, जो कि लोगों को पसंद नहीं आए। और उसके कई सारे अटेम्प्ट्स हुए, उसने बहुत सारे अटेम्प्ट किए कि कैथोलिसिज्म जो था, कैथोलिक धर्म जो था, जो क्रिश्चियन धर्म था, उसको उस देश में लागू किया जाए जहाँ पर जो कि एक प्रोटेस्टेंट कंट्री थी। ठीक है। जिससे कि उसको थ्रोन जो था वो छोड़ने पर मजबूर हो गया वो, क्योंकि उसकी जो जनता थी उसने उसको उस चीज़ में समर्थन नहीं दिया। ठीक है। सबसे पहली बात तो महंगी उसने सेना खड़ी कर दी जो एक स्थायी सेना थी, और इसके अलावा उसने कैथोलिज्म जो था उसको बढ़ावा दिया। कैथोलिक धर्म को वो जो है पूरे देश में लागू करना चाहता था, लेकिन जनता ये नहीं चाहती थी। ठीक है। तो इस वजह से जनता का जो समर्थन था देशवासियों का वो उसने खो दिया। 24th क्वेश्चन है, वाई डिड राजा राम मोहन रॉय अपोज सती प्रथा? 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक तो ना इसका इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि राजा राम मोहन रॉय थे उनके सिस्टर इन लॉ को सती प्रथा के उसमें जला दिया गया था। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे वो देखो। Raja Ram Mohan realized that the practice of sati was due to the extremely low position of Hindu women. राजा राम मोहन को ये एहसास हो गया था कि सती प्रथा जो है वो हिंदू महिलाओं की अत्यंत निम्न स्थिति के कारण थी। यानी उनकी बहुत जो स्थिति थी ना, जो उनकी पोजीशन थी हिंदू महिलाओं की, वो काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर जा रखी थी। मतलब ना उन्हें पढ़ाया जाता था, ना उन्हें कुछ करने दिया जाता था, सिर्फ घर में बैठो, ये करो, ठीक है, अपने पति की सेवा करो, बाकी सारी चीज़ें करो जो घरेलू महिलाएं करती हैं आज के समय पर भी। लेकिन उसमें सती प्रथा जो है वो सबसे
आप कह सकते हो मेजर, बहुत बड़ी उसमें चलाई जा रही थी ये प्रथा, और बहुत गलत प्रथा थी। इसमें जो हस्बैंड होता था उसके साथ, अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि जैसे जो सती थी, जो भोलेनाथ के लिए सती हो गई थी, अग्नि में उसने अपना दान दे दिया था, तो इसी तरीके से महिलाओं को भी, अब पति अगर मर जाता है तो उसके बिना उसका कुछ नहीं, और उसे भी सती बन जाना चाहिए। तो ये प्रथा राजा राम मोहन रॉय को बहुत गलत लगी, इसीलिए उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक स्टाउट चैंपियन जो है वो बने वुमेन्स राइट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने ये जो आर्य समाज है उसकी स्थापना क्यों की थी? तो उन्होंने बेसिकली ये की थी हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए, टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन। ठीक है, हिंदू धर्म जो बहुत ही अलग अलग तरीके की नीतियों पर चलता है, अलग अलग तरीके के अंधविश्वासों पर चलता है, तो वो चीज़ जो वो अंधविश्वास था वो उन्होंने देखा, और ये सब हटाने के लिए, ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, कई बार आ जाता है फाउंडर कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इनके फाउंडर हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, अब ये भी आपका बुक में से है, तो 2 नंबर का है, द स्ट्रगल फॉर डैश was carried by Subhash Chandra Bose from abroad, and he found that outbreak of Dash to be a convenient opportunity to smite the blow for freedom of India. सुभाष चंद्र बोस जो था उन्होंने विदेश से डैश के लिए संघर्ष को चलाया। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने विदेश से किस चीज के लिए संघर्ष को चलाया होगा? इंडिपेंडेंस के लिए, है ना। हमारे देश में कई सालों तक किसके लिए लड़ाई हुई थी? हमारे देश में कई सालों तक आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी। ही फाउंड दैट आउटब्रेक ऑफ डैश टू बी अ कन्वीनियंट अपॉर्चुनिटी। किस चीज़ का आउटब्रेक जो है वो, मतलब किस चीज़ के आने से भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों पर चोट करने का एक सुविधाजनक अवसर उन्होंने पाया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के स्टार्ट होने से। विश्व युद्ध दूसरा जब स्टार्ट हुआ ना, तब उन्होंने ये सोचा कि भारत जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ सकता है, और वो भी इसी तरीके से अपनी जो है आज़ादी को पा सकता है। और इसी में और में दिया हुआ है, नेताजी गेव अ फेमस बैटल क्राई डैश, ही प्रॉमिस्ड इंडिपेंडेंस टू इंडियन सेइंग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन मार्च 1944 द डैश वॉज होस्टेड एट कोहिमा। नेताजी ने प्रसिद्ध युद्ध घोष डैश दिया। तो नेताजी ने एक प्रसिद्ध बैटल क्राई दिया था जिसका नाम है चलो दिल्ली। ठीक है, चलो दिल्ली। ठीक है, और ये उन्होंने दिया था कि हम दिल्ली से ही अपनी लड़ाई जो है आज़ादी के खिलाफ वो लड़ेंगे। उन्होंने भारतीयों से स्वतंत्रता का वादा करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मार्च 1944 में कोहिमा में उन्होंने डैश फहराया गया। तो कोहिमा में 1944 में कौन फहरा रहा है? नेताजी फहरा रहे। तो क्या फहरा रहे होंगे? इंडियन फ्लैग। ठीक है, क्या फहरा सकते हैं? इंडियन फ्लैग ही तो फहरा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय झंडा फहराया। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवा रही हूँ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। भारतीय झंडा फहराया था उन्होंने 1944 में, और उनकी जो फौज थी उसका क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, उनकी ये फौज थी जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। अब देखो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें ना आपको हर एक उसमें 2-2 मार्क्स, मतलब 1-1 मार्क्स मिलेगा। एक आपने भर लिया तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा आपने भर लिया तो दूसरा नंबर मिलेगा। आपको एक नहीं आ रहा ना, तो सेकेंड वाला आप भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि दोनों ही आप फिल करो। नेक्स्ट है 26, वाई डिड इंडिया हैज़ गुड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज अक्रॉस द सी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के समुद्र पार के देश जो थे उनके साथ अच्छे व्यापारिक संबंध क्यों रहे हैं? सो इसका आंसर हो जाएगा, इंडिया इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन इंडियन ओशन। हमें पता है कि भारत जो है वो रणनीतिक रूप से हिंद महासागर में स्थित है ना, महासागर के पास स्थित है। इट कमांड्स सी रूट्स बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट एशिया एंड ओशियनिया।
यानी कि ये यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर जो पूर्व एशिया है और महासागरों के बीच समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है। यानी भारत एक ऐसे उस पर स्थित है, ऐसी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है उसकी कि उसके आसपास हिंद महासागर है, कई सारे महासागर हैं। तो इसीलिए जो आसपास के देश है ना, उनसे सी रूट्स बनाने में काफ़ी इजी हो जाता है और सी रूट के थ्रू वो लोग आसानी से आ, आना जाना कर सकते हैं और व्यापार जो है आसानी से हो जाता है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस इंडिया शेयर्स गुड ट्रेड रिलेशन विद मेनी कंट्रीज सिंस एंशिएंट टाइम। और इसीलिए भारत जो है वो प्राचीन काल से ही कई देशों के बीच अच्छे व्यापारिक संबंध को है साझा करता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसी में है आपका और करके। सो द क्वेश्चन इज व्हाई आर द माउंटेन पासेस इम्पॉर्टेंट। पहाड़ी दर्रें जो हैं वो क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। जो पहाड़ी जो इलाके होते हैं उनमें कई तरीके की दर्रे, दर्रे का मतलब होता है रास्ते, वो क्यों ज़रूरी हैं। तो सेवरल पासेस हैव प्रोवाइडेड अ पैसेज टू मैनी एंशिएंट ट्रैवलर्स। तो कई जो दर्रे होती हैं, कई जो रास्ते होते हैं पहाड़ों के, उन्होंने प्राचीन यात्रियों को मार्ग प्रदान किया है, जिससे कि कई सारे जो प्राचीन यात्री हुआ करते थे वो आते थे भारत में। दीज रूट्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेड बट ऑल्सो टू एक्सचेंज आइडियाज एंड कल्चर। और ये मार्ग न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए भी ये मार्ग आवश्यक थे। ठीक है, सो ये क्या मतलब, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में लगाई जा रही है, तो क्या वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगी वहाँ? नहीं, वहाँ के तौर तरीके की भी वो सीख सकती है। ठीक है, वहाँ के जो आइडियाज़ है वो सीखेगी। इसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से उस कंपनी के साथ व्यवहार कर रही है, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर रहकर सीखते हैं। सो इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वाई डज मेघालय रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेघालय में प्रतिवर्ष हर साल 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्यों होती है। और मेघालय में सबसे ज़्यादा, या हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो आपकी होती है मौसिनराम में, जिसमें कि हमेशा ही एक जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। सो आपको इसका आंसर बताना है। मेघालय में कुछ इस तरीके का दृश्य भी देखने को मिलता है। जो खासी और जैंतिया हिल्स है ना मेघालय में, ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एनहांसिंग रेनफॉल। मेघालय में खासी और जैंतिया पहाड़ी जो हैं वो वर्षा बढ़ाने में विशेष रूप से प्रभावी हैं। क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज दे राइज अप टू 1800 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी कि वो समुद्र तल से 1800 मीटर तक ऊंची हैं। मतलब ये पहाड़ियाँ समुद्र तल से इतनी ऊंची हैं, 1800 meters. These winds rise up in the eastern and southern slope of the Meghalaya plateau, leading to heavy rainfall on the windward side and रिलेटिवली ड्रायर कंडीशंस ऑन द लीवर्ड साइड। यानी कि ये हवाएं मेघालय पठार के पूर्वी और दक्षिणी ढलानों तक उठती हैं, जिससे कि हवा की और भारी वर्षा होती है और हवा की और अपेक्षाकृत शुष्क स्थिति होती है। मतलब जो विंडवर्ड डायरेक्शन है, विंडवर्ड साइड तो बहुत ही तेज वर्षा होगी। ठीक है, और जो एक अलग साइड है विंड से जहाँ पर ये हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पर ड्राई कंडीशन हो जाएंगे, जैसे कि हमारा राजस्थान में ये हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर ड्राई कंडीशन होती है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, अब राजस्थान से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया, वाई डज राजस्थान रिसीव लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। यहाँ देखो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा हो रही है और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर पर रुक जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इससे भी कम वर्षा हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। सुधा, क्वेश्चन का आंसर देख लो, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है बंगाल, तो इसमें सॉरी राजस्थान में। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द इंडियन मानसून लूजेस इट्स मॉइस्चर बाय द टाइम इट रीचेस द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर राजस्थान इज लोकेटेड। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो जो हवाएं हैं वो आ, जब चलती हैं इस तरफ से इस तरफ, तो वो जो है मतलब क्या होता है कि वो वहीं रुक जाती हैं। ठीक है, मतलब वो ज़्यादा आगे जब जैसे जाती है ना, तो उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है धीरे धीरे, जिससे कि वो ड्राई कर देती हैं और वहाँ तक जाते जाते राजस्थान तक, जो कि एक बहुत
पश्चिमी भाग माना जाता है भारत का, वहाँ पर वो पहुँचते पहुँचते अपनी नमी खो देती है और फिर वहाँ पर तेज़ वर्षा ना हो पाती है, जिस कारण सूखा पड़ता है। एंड द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून फ्लोस पैरेलल टू द अरावली माउंटेन एंड रीच द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया बट डज नॉट शेड मॉइस्चर ओवर राजस्थान। और मानसून की जो अरब सागर शाखा है, तो जो दो शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा वो तो आते आते अपनी नमी खो देती है राजस्थान तक, और जो अरब सागर की शाखा है वो अरावली पर्वत, हमने देखा था राजस्थान में अरावली पर्वत है ना, राजस्थान में हमने देखा था अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो उसके समानांतर बहती है, उसके पैरेलल बहती है ऐसे, ठीक है। और इससे क्या होता है, भारत के उत्तरी भाग तक तो वो पहुंच जाती है वर्षा, लेकिन राजस्थान पर नमी नहीं गिरती है, जिससे कि वहां पर बारिश जो है वो 60 सेंटीमीटर से कम पड़ती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। So 28 है, border roads are constructed along the dash areas of country for easy accessibility of goods and other requirements of dash personnel during the time of war and emergency and for the benefit of people लिविंग इन दोज एरिया। देश के डैश क्षेत्रों में सीमा सड़क का निर्माण और आपातकाल के समय डैश की जरूरत होती है। सो अगर आप देखोगे तो जो बॉर्डर रोड्स होते हैं वो किस एरिया में आएंगे, वो आपके आएंगे बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। बॉर्डर रोड है तो बॉर्डर एरिया में आएंगे कंट्री के, ठीक है। और इसमें किस चीज़ की बॉर्डर एरिया पे आपको कहाँ की किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिफेंस पर्सनल, ठीक है। यानी कि जो आपके आपातकाल होते हैं उस समय पर आपको ज़रूरत होती है किसकी, डिफेंस की ज़रूरत होती है, और अन्य सामान का परिवहन आसान करने के लिए होता है। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, रेलवे के किन्हीं 2 लाभों का आपको उल्लेख करना है इसमें। सो इसका आंसर देख लो। रेलवे के बारे में आपको पता होगा, सबसे पहला तो कॉस्ट इफेक्टिव, प्रभावी लागत होती है। रेलवे में जब आप टिकट करवाते हो, क्या वो टिकट आपके जो एयरप्लेन है उसके मुकाबले कम होता है या ज़्यादा होता है, तो आप आराम से कहोगे कि रेलवे की टिकट हमारी सस्ती पड़ जाती है, एयरप्लेन की बहुत महंगी होती है। इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है रेलवे, प्रभावी लागत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फास्टर होता है देन रोड ट्रांसपोर्ट। रोड जो होते हैं हमारे, मतलब जो रोड पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट है, कार, बस, ट्रक, ठीक है, तो इनसे तेज होती है रेलवे, है ना, ये तो आपको पता होगा रेलगाड़ियाँ कितनी तेज चलती है रोड ट्रांसपोर्ट से। नेक्स्ट, कैन कैरी लार्ज क्वांटिटी, यानी ये बड़ी संख्या में लेन देन कर सकती हैं। आपको पता है मालगाड़ियाँ जो होती हैं उसमें किस तरीके से, मतलब जो एयरप्लेन होता है ना, एयरप्लेन में एक लिमिट होती है कि तुम इतना ही माल इसमें भर सकते हो, लेकिन मालगाड़ियाँ जो ट्रेन्स होती हैं उनमें कोई इतनी खास लिमिट नहीं होती है, और इसमें हम इसीलिए बड़ी बड़ी संख्या में जो है बड़ी क्वांटिटी में सामान ले जा सकते हैं। सो इसीलिए ये कैरी कर सकती हैं लार्ज क्वांटिटी में सामान। नेक्स्ट, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होती है, पर्यावरण अनुकूल भी होती है। एयरप्लेन में तो आपका पेट्रोल वगैरह ये इंजन वगैरह लगता है, लेकिन मालगाड़ी में जो है ये पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, क्योंकि ये बिजली से भी चलती हैं। आजकल तो बिजली से ही चल रही है, पहले कोयले से चलती थी तभी पर्यावरण अनुकूल नहीं थी, लेकिन अब है। सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ये है ये सुरक्षित साधन होता है, इसमें हम आराम से, मतलब आरामदायक होता है, ठीक है, आरामदायक है और सुरक्षित है, आराम से हम कहीं भी आ जा सकते हैं, और सबसे बड़ा सबसे लंबा जो है रूट ये कवर करने का अपने अंदर जज्बा रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 2 नंबर का है, द चीफ मिनिस्टर एडवाइजेज द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द डैश ऑफ मिनिस्टर एंड एलोकेट्स डैश टू देम। मंत्री डैश की नियुक्ति तथा मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच डैश के आवंटन के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। तो जो चीफ मिनिस्टर है ना, गवर्नर को एडवाइस देता है ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उसकी नियुक्ति के लिए, मंत्री काउंसिल के लिए जो है चीफ मिनिस्टर सलाह देता है किसको, गवर्नर को या राज्यपाल को, और उनको जो है एक पोर्टफोलियोज जो है उनके एलोकेट करने के लिए, पोर्टफोलियो का आवंटन करने के लिए भी वो उनको सलाह देता है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एंड डैश
which consist of the elected members of both the houses of dash as well as state legislative assemblies। यानी राष्ट्रपति का चुनाव एक डैश द्वारा किया जाता है जिसमें कि डैश के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों तथा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किया जाता है कॉलेज ऑफ जो कॉलेज होता है उसके द्वारा, कॉलेज ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ये किया जाता है। और जहां पर भी आपने हाउसेस देख लिए ना, हाउसेस आपके दो होते हैं और किसके होते हैं, पार्लियामेंट, तो वहां पर आराम से लिख दो पार्लियामेंट है। एक तो होता है हमारा लोकसभा और एक हमारा होता है राज्यसभा। तो ये दो हाउसेस आपके होते हैं ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट या आप कह सकते हो संसद। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है आपका 32, एक्सप्लेन एनी टू पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं 2 शक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है सबसे पहले तो ये हेड होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। जो आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है उसका हेड या उसका आप कह सकते हो सबसे बड़ा जो लीडर है वो होता है प्रेसिडेंट। उसके अलावा ये जो है ये पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, ठीक है, वो जितने भी कार्य करता है वो प्रेसिडेंट की सलाह पर करता है, ठीक है, वो अकेले फैसला नहीं ले सकता। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जितनी भी एग्जीक्यूटिव जो रियल पावर्स होती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जाती हैं। आर्टिकल 53, द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो आर्टिकल 53 है, 53 है, वो कहता है एग्जीक्यूटिव पावर्स जो प्रेसिडेंट की हैं वो डायरेक्टली उसके द्वारा पावर्स जो हैं वो की जा सकती हैं, ठीक है, एक्सरसाइज, और या फिर जो ऑफिसर्स उसमें सबऑर्डिनेट हैं उसके द्वारा जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिसर्स बताए गए हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सबऑर्डिनेटेड है उसके द्वारा भी वो पावर्स जो है वो ली जा सकती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। द डैश इशूज द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ओनली व्हेन डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट टू दैट इफेक्ट इज कम्युनिकेटेड टू हर और हिम इन। 2 नंबर का क्वेश्चन है। डैश आपातकाल की घोषणा केवल तब करता है जब उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय डैश में भेजा जाता है। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट वो हमारा करता है इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी तभी जब उसके यूनियन कैबिनेट जो हैं वो उसको कम्युनिकेट करते हैं राइटिंग में, ठीक है, राइटिंग यानी लिखित तौर पर, ठीक है। इसका आंसर होगा लिखित। लिखित में अगर उसे भेजा जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा उनका निर्णय, तभी जो राष्ट्रपति है भारत का वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद 34 क्वेश्चन है। आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, आपको 2 या 1 शब्द में उत्तर देना है। नेम द ग्रुप एज पर डेफिनेशन, आपको 2 डेफिनेशन दी हुई हैं, इनमें से आपको जो है जो भी डेफिनेशन है उसको पढ़ना है और फिर उसके मतलब उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स का, दोनों करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ द पीपल विच सीक्स टू प्रमोट देयर स्पेसिफिक मोटिव्स, यानी कि लोगों का एक संगठित समूह जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के करना चाहता हो तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप, अ ग्रुप विच exerts influence और pressure in strong determined way to produce particular result, लोगों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति हेतु दृढ़ता से दबाव बनाता है तो उसको हम दबाव समूह कहते हैं। हिंदी में दबाव समूह कहते हैं, जो अपने किसी विशिष्ट परिणाम की प्राप्ति के लिए जो बाकी जितने भी लोग हैं उन पर दृढ़ता से दबाव बनाता है, पार्टीज पे दबाव बनाता है, तो उसको हम हिंदी में दबाव समूह और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन देख ले, वो भी आपका है 35 नंबर का है। फिल इन द ब्लैंक्स, पीस एंड डैश आर इनसेपरेबल। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा पीस एंड सिक्योरिटी, तो पीस और सिक्योरिटी जो है शांति और सुरक्षा जो है
वो अविभाज्य है। शांति और सुरक्षा एक साथ मिलती है। अगर लोगों के पास सुरक्षा होगी, आप सुरक्षित होंगे, तो आपको शांति अपने आप मिल जाएगी। अगर आप सुरक्षित नहीं है एक देश में, आपके ऊपर कई तरीके से हमले हो रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो आपको शांति भी नहीं मिलेगी। कंबाइंड टुगेदर इट इज अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, रीजन, नेशंस एंड द डैश मूव अहेड विदाउट एनी थ्रेट। यानी कि साथ साथ देखने में ये पता चलता है कि वह स्थिति है जहां व्यक्ति, संस्थाएं, क्षेत्र, राष्ट्र और डैश बिना खतरे के एक साथ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है वर्ल्ड। ठीक है, जहां पर जो व्यक्ति है, इंस्टीट्यूशन है, रीजन है, नेशन है और जो विश्व है, वर्ल्ड है, वो बिना किसी खतरे के आगे एक साथ बढ़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं हमारा पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पर ना, ये 35 क्वेश्चन तक आपका सेक्शन ए खत्म हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 36 से लेके 51 तक आपका सेक्शन बी है। अभी मैं सोच रही हूँ वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, तो मेरे हिसाब से हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। सेक्शन ए आपका इस वीडियो में हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी डालने वाली हूँ सेक्शन बी की, सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 के लिए। इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आराम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही आपकी सेकेंड वीडियो पार्ट की आएगी। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपका पेपर की तैयारी कैसे चल रही है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, those who are giving the exams and will be giving the exams. Thank you.